स्वागत है आपका इस मार्केट पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, रामदेव अग्रवाल। मैं जब से बिजनेस मीडिया में जुड़ा हूँ, एक इंटरव्यू जो मैं हमेशा करना चाहता था वो रामदेव सर का था। और हमेशा जब भी रामदेव सर टीवी पे आते थे, मैं बाकी सब कुछ छोड़कर रामदेव जी को सुनता था, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर मेरे ख्याल से इंडिया में जितना काम रामदेव जी ने किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। और आज हम इनसे एक खास पॉडकास्ट करने वाले हैं, मार्केट को लेकर नहीं। आप सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि रामदेव जी से क्या इन्वेस्टमेंट लेसन लिए जाएं, क्योंकि रामदेव जी वॉरेन बफे की जो एजीएम है उसमें हर साल जाते हैं और उन्होंने एक एक लेटर सेव करके रखा हुआ है। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफे से क्या सीखा। रामदेव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। बड़ा मज़ा आने वाला आज मुझे आपके साथ ये सब। तो रामदेव जी, हमने इसमें लिख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लेसन विद वॉरेन बफे। एक जो आप बोलते हैं कि शायद एक सबसे अंडररेटेड है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेसन था कि यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स टू अचीव एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट। मतलब कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त करने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट लाने के लिए। ये क्या लेसन है और इसको आप कैसे समझाएंगे? बफेट साहब जो है, ही आई मीन एक्चुअली ही सेल्स दिस कोट बाय वे ऑफ प्लेक इन एजीएम। $15-20-25 मिलता है, तो बस पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। इसमें होता क्या है कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड योर डिसिप्लिन, एंड ही इज रेफरिंग टू बेसिकली हर आदमी को चाहिए कि भाई वो बिलियनर बने, मल्टी बिलियनर बने। अभी उसकी हालत जो है, समझ लो $1 मिलियन है या $100,000 है। हाउ डज ही डू इट? तो क्या पूरा लाइफ टाइम जर्नी होता है। लेकिन आपको बहुत मतलब यू डोंट हैव टू बी रॉकेट साइंटिस्ट, यू डोंट हैव टू बी सम ह्यूज इनोवेटर, एंड येट यू कैन अचीव अ $multi-billion पोजीशन। ये मतलब जब मैं भी तो चालू किया वैसे जीरो से, सो ऐसा लगता था कि कभी हम फ्लैट खरीद सकते हैं क्या, कभी करोड़ 2 करोड़ रुपये हो गएगा जेब में, कभी कुछ हो, इस टाइप का लगता था। जब बड़े बड़े लोग देखते थे तो ऐसा लगता था, ऐसा मतलब यू आर ऑलवेज मतलब इट जस्ट रिमेन्स अ ड्रीम। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है यदि आप कुछ और लेसन्स जो हैं, उसके जो सिंपल लेसन्स हैं, ये जैसे रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। और जो बात है कि भाई आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो ख्याल रखें एंड गिव इट इनफ टाइम। मतलब इतना लंबा समय दें, 50, 60, 100 साल। अभी वो 11 साल से चालू किए हैं, अभी 93, 92, 93 ईयर्स की उम्र हो गई उनकी। तो मतलब कितना साल हो गए? 81 ईयर्स का इन्वेस्टिंग मतलब जर्नी है। आप सोचिए, एनीथिंग यू कंपाउंड एट 20% फॉर 80 ईयर्स, यू कांट काउंट दैट नंबर्स। इस उम्र में भी वो कहते हैं कि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है। हाँ वही मतलब अपने आप में यहाँ पर कई इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जाओ, बोलते हैं कि मैं तो 75 साल का हुआ कि आप क्या लॉन्ग टर्म की बात करते हो, इस टाइप का। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब बेसिकली काम सिंपल है, पैसे बनाने का काम सिंपल है। यदि आपको समझ में आ गया तो आप समय दो, आप बहुत बड़ा पैसे बना सकते हो। और जो यंग बच्चे हैं 20-25 साल 30 साल में जो चालू कर रहे हैं, उनके लिए तो पूरा का पूरा मतलब मैदान खाली है। सबसे पहले आप उनसे कब प्रभावित हुए थे वॉरेन बफे से? 94, मतलब उनके बारे में सुना ही 94 में। हमारे मित्र जो संजय भट्टाचार्य, उसने बोला कि ये देख उसका एनुअल लेटर पढ़, देयर इज समथिंग अबाउट इट, मतलब थोड़ा डिफरेंट बोलता है करके। सो देन आई रेड द एनुअल लेटर एंड इट लाइक ओपन माय आईज। आई यूज्ड टू थिंक आई एम वेरी स्मार्ट इन स्टॉक मार्केट। बैलेंस शीट में बहुत पढ़ा था और सीए किए थे, थोड़ा बहुत नंबर समझ में आता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट बुक नहीं देखे थे उस समय, उसमें था भी नहीं उतने। और ये जब पढ़ा तो समझ में आया कि भाई यू आर गोइंग टू द केजी, यू नो, यू स्टार्ट अगेन एवरीथिंग। तो वो जो शुरुआत हुई और जो हम 1965 से पूरे सब लेटर उसके पढ़े, जेरोक्स करा के, उस समय इंटरनेट हुआ कुछ नहीं था, तो पूरा जेरोक्स करके बंडल बना के पूरा उसको पढ़े। और फिर उसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी लिखना चालू किए और उसके बारे में फिर बहुत सारी बुक्स आई ऐसे धीरे धीरे, और वहाँ जाना चालू किए, उससे सबसे मतलब समझ बढ़ती गई। ओके, तो एक रूल जो आपने कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, हम समझते सब हैं, कहते बहुत हैं, कितने लोग कर पाते हैं उसको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और उसका एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है रामदेव जी? कंपाउंडिंग से ही आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। बहुत बड़ा पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ मैं। यदि हमारे जैसे ऑर्डिनरी आदमी जो लाख 2 लाख रुपए से चालू करें, तो मतलब टू थिंक अबाउट few thousand crores इन मतलब हाफ लाइफ टाइम और समथिंग लाइक दैट, वो पॉसिबल सिर्फ कंपाउंडिंग से। क्योंकि आपका जो पैसा जो है कुछ 80-90% 100% से रोज नहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल। तो मतलब अदरवाइज मतलब 15-20 साल में आप सारी दुनिया का वेल्थ आपके पास में आ जाएगा, तो वो तो होने ही वाला नहीं है। आपका जो रन रेट है वो आप सेट कर लो कि भाई बफेट साहब ने एक अचीव किया 20%, 20% फॉर लास्ट 65,
70 years in Berkshire Hathaway. उसके कारण से वो मतलब 200-250 बिलियन डॉलर कमा लिए। तो ये आप समझिए कि भाई जैसे आपका 25% के हिसाब से 10 साल में 10 गुना होता है, तो 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना, 40 साल में 10,000 गुना और 50 साल में 1 लाख गुना। तो आपको जो बच्चे 25-30 साल के हैं उनके लिए 1 लाख टाइम करने का चांस तो है ही। 10 साल में आपने कहा अगर 10 गुना हो सकता है तो हाँ? 20 साल में 20 गुना नहीं 100 गुना, यही तो फर्क है। अच्छा, और ये एक तो ये समझने का, दूसरा ये उस ढंग से सोचने का, उस ढंग से सोचने का कि 10 साल में अगर आपका 10 गुना हो गया, हाँ, उसके बाद उस पर रहने का और अगले 10 साल उसको देने का। हाँ, आप अच्छा, इंडिया मार्केट क्या है, कंपाउंडेड मार्केट है। पूरा हिस्ट्री आप देखें 25 साल की, ये करीब 13-14% से बढ़ा है ना। सो ये रेट चलते रहेगा, ऐसा लगता है अगला 25 साल भी ऐसे जाएगा। अब सवाल क्या है, उस 14-15% का जो कंपाउंडेड रेट है इंडेक्स का, उसमें आप 20-25% कमा सकते हैं क्या, बाय पिकिंग बेटर स्टॉक्स एंड डूइंग मेनी थिंग्स। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप कंपाउंडिंग के ऊपर भरोसा करो। कंपाउंडिंग को भरोसा कब टूटता है, जब खराब समय आता है। जब बाजार जैसे भी अभी कितना इंडेक्स है, करीब 19,000 के आसपास है, तो 19,000 वाला 15,000, 16,000, 10,000 दुनिया का अंत हो गया। अरे यार 30% पैसा लग गया करके, नहीं, आप बैठ रहे हो चुपचाप, वो 2030 में वहीं रह जाएगा जहाँ जाना है। बिल्कुल। मतलब ये 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, कुछ होगा 12,000 भी जाएगा, 12,000 से लेकिन 24,000 जो है ना खट से पहुंचेगा 1 साल के अंदर जब रिकवरी चालू होगा तो। और 2030 का जो टारगेट है कि भाई यहाँ से 40,000 होना है या 50,000 होना है, वो उसमें कोई निगोशिएशन नहीं है। बिल्कुल। सो ये चीज, इसके ऊपर फेथ होना कि कंपाउंडिंग विल वर्क बिकॉज बिजनेसेस अंडरलाइंग आर मेकिंग मनी। यू नो, ठीक है, बाजार में कुछ भी उथल पथल है, एफआई बेच रहा है, खरीद रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन देश की हालत बहुत अच्छी है, बिजनेसेस बहुत अच्छी चल रही है, तो यू हैव टू हैव फेथ इन द फ्यूचर एंड फेथ इन द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। बिल्कुल। मैं इनफैक्ट सोच रहा था, मैंने एक वीडियो किया था कि अगर पिछले 20 साल में जो निफ्टी ने रिटर्न दिया है, अगर वही रिटर्न कंपाउंड होगा अगले 20 साल में, तो 2043 में निफ्टी 4 लाख का होगा। वो बोलने में बहुत डर लगता है, हाँ। 20,000 तो 4 लाख बोलने, लेकिन ये सब नंबर आएंगे, ये सब नंबर। अरे भाई मैं चालू के जब मैं पहला स्टॉक खरीदा 1980 में, तो इंडेक्स था 100, और कौन सा, सेंसेक्स। आज 65-66,000 है, दैट टू एक्स डिविडेंड। आप कम डिविडेंड करेंगे तो 90,000, 1 लाख, टोटल रिटर्न इंडेक्स और भी, टोटल रिटर्न इंडेक्स विल बी ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख टाइप। तो ये जो फर्क है कि भाई हम तो जिए हैं जिसमें बैंकरप्सी हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इससे तो अच्छा ही लगता है, सुनहरा मतलब अगला 25 साल लगता है। तो वो देख के बहुत कंफर्ट है कि भाई यदि एक कंट्री है जहाँ पर कंपाउंडिंग विच इज गोना वर्क फॉर श्योर इज इंडिया। एक और रूल जो आपने डिस्कस किया था कि क्या हमें पता है कि हम कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता, वो सिर्फ सुन के ले लेते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए? देखिए, एवरीबडी नोज द प्राइस, नोबडी नोज द वैल्यू। उसी कारण है जिसको भी कंपनी के बारे में समझ में आता है, ये कंपनी है क्या चीज, क्या करना चाहता है एंटरप्रेन्योर, कहाँ इसका रास्ता है, इसका फ्यूचर क्या है, यदि ये समझ में आ जाए तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू। सो प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। लेकिन बाजार में यदि मान लो 10 मिलियन पीपल आर देयर, 10 मिलियन लोगों को प्राइस मालूम है बाय नैनो सेकेंड्स, बट वैल्यू मेरे ख्याल से 0.01% लोग को भी नहीं मालूम, एंड नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वैल्यू। तो वो प्रोसेस कैसे? अब वही तो, अब थोड़ा सा मेहनत की है 25-30 साल 40 साल तक कि भाई आप भी जानते हैं कैसे होता है कि हाउ डू अराइव अप्रॉक्सीमेटली। आपको बिजनेस डील्स होते हैं जो खरीद बेच होती है, मतलब प्लॉट्स, जैसे रियल एस्टेट में जैसे वैल्यूएशन होता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन होता है। अब वो वैल्यूएशन अर्निंग्स बेस्ड होती है, एसेट बेस्ड होती है, ईवी बेस्ड होती है, फ्यूचर ग्रोथ बेस्ड होती है। सो मल्टीपल फैक्टर्स का ब्रेकअप वैल्यू होता है। देयर आर एक्चुअली वैल्यू के 3 कंपोनेंट्स है, टू बी वेरी सिंपल। ब्रेकअप वैल्यू मतलब जो आपका जैसे मतलब 1000 करोड़ का नेटवर्थ है तो 1000 करोड़, सो ब्रेकअप वैल्यू। देन फ्रेंचाइज वैल्यू। तो ब्रेकअप वैल्यू क्या है, जैसे मान लो 10% रिस्क फ्री रेट है, मान लो आप 20% कमा रहे हैं, तो उस एसेट की कीमत प्राइस टू बुक 1 नहीं होगी, प्राइस टू बुक 2 या 3 होगी। देन थर्ड कंपोनेंट इज द ग्रोथ वैल्यू। सो उसमें जो है ना आपका ब्रेकअप वैल्यू आएगा, फ्रेंचाइज वैल्यू आ गया, फिर उसके बाद वो 25% से ग्रो हो रहा है या 30% से ग्रो हो रहा है, और कितना लंबा ग्रोथ होगा उसका एक वैल्यूएशन होता है, विच इज इन इंडियन कंटेक्स्ट उसका कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है। यदि बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत लंबे के लिए ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है। बहुत शानदार। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आपने बोला, ग्रेट, गुड और वेरी बैड। हाँ, इसका क्या मतलब? ये देखिए 2007 का लेटर ना बफेट का, वो मतलब खतरनाक है। मतलब उसने सबसे बढ़िया लेटर लिखा है मेरे हिसाब से, वो 2007 का लिखा है। उसमें पेज 6 और 7
उसमें लिखा है ग्रेट गुड ग्रुसम, वो जरूर पढ़ें आप। मैं तो 50 बार भी पढ़ता हूँ, उसके बाद भी मेरे को अभी भी मतलब लाइक आई गेट इंस्पायर्ड। तो उसमें क्या बोला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड, वेरी गुड बिजनेस लाइक नेस्ले, लीवर, एशियन पेंट्स, मतलब ये फ्रेंचाइज है, मतलब परपेचुअल है, तो ये टेरिफिक बिजनेस है। देन देयर आर गुड बिजनेसेस लाइक ऑल द बैंक्स एंड ऑल, 17-18% ROE, मतलब दे कैन डिप्लॉय लॉट ऑफ कैपिटल, बट दैट इज ऑल्सो गुड, बट कैनॉट बी ग्रेट बिकॉज द प्रोडक्टिविटी रिमेन्स एट 17-18%. Nestle वगैरह में क्या है कि you can earn 100%, 150%, whatever. They don't need money to make money. So these are great and good. Greats are very few companies. Good are reasonably long list. 200-400 कंपनी होगा. बाकी उसके बाद सब बहुत खराब बिजनेस है. Those who don't earn fundamentally cost of capital. It is better to go and put the money in the bank rather than have them in the businesses. वो लिस्ट जो है 75% ऑफ द कंपनीज आर ग्रुसम, तो उनमें जाना ही नहीं है, उनमें जाना ही नहीं, वो आप हटा दी। अच्छा, जब आप वो निकाल दो अपने लिस्ट से, ऐसे आप सेफ हो गए बाजार में। 1-2 टका कम ज्यादा वो बात अलग है, बट यू आर सेफ। सो यू हैव टू ऑलवेज बाय, इफ यू वांट टू कंपाउंड योर मनी लॉन्ग टर्म, यू हैव टू बाय ग्रेट एंड गुड, नॉट द एंड अवॉइड विद बाज पोल ग्रुसम कंपनी। तो सिर्फ अगर हम खराब कंपनियों को छोड़ दें, उसी से हमारा और कंपाउंडिंग में बिलीव रखें, तो उसी में हमारी वेल्थ बन जाएगी। हाँ, लेकिन बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आप वो जब बाजार में जाओ तो मानो अरे इसका इतना ही पैसा आने वाला है, इसमें ये हो गया ना, वो हो गया। सब फालतू कंपनीज में क्या है, सब 20 साल मरे पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद 2-3 साल के लिए कुछ ना कुछ तड़का आता है। कि ऊपर वाले चाहता भाई जिंदा रहेंगे तो उस 2-3 साल का जो एक्साइटमेंट होता है, उसमें सब के सब फंस जाते हैं। अच्छा, एक आपने रूल बोला था वॉरेन बफेट का कि जज द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे वर्ल्ड में भी रहती होगी, तो उस रूल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, अल्टीमेटली अनुज, इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेरिफिक बिजनेस, टेरिफिक मैनेजमेंट एंड रीजनेबल प्राइस। ट्रायंगल है इन्वेस्टिंग का। ओके, तो अपन बिजनेस के बारे में बात कर लिए। अब मैनेजमेंट के 3 ट्रेड्स हैं कि व्हाट यू नीड इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय। भाई कोई क्रिकेट खेला लेकिन क्रिकेट ही खेलना नहीं आता, और उसको बैटिंग नहीं आता, तो उसको क्या बोलोगे उसको, है ना? सो ही मस्ट नो हिज ट्रिक, ही मस्ट नो द बिजनेस। ओके, जो भी कर रहा है वो, चाहे कपड़ा बना रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। सेकेंड, ही शुड बी पैशनेट अबाउट इट, कि भाई मतलब ही लव्स इट 24/7। जैसे हम लोग को स्टॉक मार्केट, वी आर 24/7, खराब अच्छा रहे, बाजार अच्छा रहे, भाई चलो। सो यू नीड पैशन। थर्ड, अनकॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी, बेईमान नहीं। बिल्कुल, जो बेईमान रहेगा वो हमेशा, वो खुद भी तकलीफ में जाएगा आखिरी में, और शेयर होल्डर को तो डुबाएगा। सो कॉम्पिटेंस, पैशन एंड इंटीग्रिटी। इंडिया में मैं उल्टा करता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले इंटीग्रिटी चेक करो, बाकी सब चेक करें बाद में। यदि इंटीग्रिटी क्लियर हो गया, उसके बाद तो इंटीग्रिटी चेक हुआ तो 90% मामला ठीक हो गया। उसके बाद मतलब यहाँ पहले बहुत लफड़े थे, अब ये सब थोड़ा 2-4 साल में सुनाई पड़ रहा है कि कोई मैनेजमेंट को पैसा निकालना ही नहीं है, तो सबके सब टाटा बिरला हो गए। सो आई थिंक स्टिल इंटीग्रिटी इज एन इशू। सो उसी का इंटीग्रिटी चेक हो गया, उसके बाद कोई बोल दिया, आपने बोल दिया कि नहीं ये तो एकदम जबरदस्त मैनेजमेंट है, एब्सोल्युटली अबव बोर्ड, देन चेकिंग द कॉम्पिटेंस एंड पैशन इज आवर प्रॉब्लम। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज प्राइस, शेयर खरीदने की प्राइस की इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक तरफ अगर आप लॉन्ग टर्म में बिलीव कर रहे हैं, तो क्या फिर मायने रखता है कि किस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं? फिर जरूर, मतलब देखिए लॉन्ग टर्म मतलब पहले तो फर्स्ट 10 ईयर्स होगा, है ना? 10 साल में भी जो है ना, यदि आपका परचेज प्राइस बहुत ज्यादा है, जैसे आपका 10 का चीज आप 20 में खरीद लिए, तो आपको कंपाउंडिंग में बहुत, बिकॉज 10 साल के बाद तो सही भाव मिलेगा उसमें। यदि आपने 200 का पी में खरीद लिया और 50 का पी होना है, तो वो 1/4 तो उसका हो जाएगा। सो इवन इफ इट गोज 10x, इट विल बी 2.5x, तो आपको 10 टका मिलेगा। आपने खरीदा 25 टका ग्रोथ कंपनी, बट पी मल्टीपल जो गिर जाएगा, तो उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता ही खरीदना, एकदम डर चीप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिले तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन इज गुड, सो दैट योर एग्जिट मल्टीपल इज आल्सो मोर और लेस सेम। So you get the your expectation of the earnings growth fully in your portfolio. Okay. Or best is that you buy so cheap that you get the growth in the earnings and you also get in multiples. And that gives you excellent. 15 टका earnings growth रहेगा, लेकिन 25 टका आपको रिटर्न आएगा, जो भी सब ग्रेट कंपनीज में हो रही है। यदि आप देखिए जितने एशियन पेंट, नेस्ले, लीवर, जितने कंपनीज है, टाइटन वगैरह, ये सब कंपनी में लास्ट 15-20 साल में अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन मच मोर मॉडेस्ट, लाइक 12%, 15%, but the stock return has been more like 22%, 25% compounded, purely because of re-rating. Re-rating, बिल्कुल। ये मैं एक चीज इनफैक्ट देख रहा था, मैं एक हमेशा करता था कि कोई भी कंपनी अगर
क्लॉकवर्क के हिसाब से 10% सेल्स, 12% एबिटा और 15% प्रॉफिट ग्रो कर रही है, तो स्टॉक प्राइस अपने आप 20% के क्या कैसे बढ़ता है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन अपने आप रीरेट होती रहती है। तो ये बहुत शानदार रूल आपने बताया। अच्छा, एक और चीज था, टिपिकल होल्डिंग पीरियड। वॉरेन बफेट साहब तो कहते हैं हमारा होल्डिंग पीरियड फॉरएवर। हाँ, लेकिन वो फॉरएवर चलता है क्या मार्केट में? नहीं चलता है ऐसा। सी फॉरएवर मतलब आप 20-25 साल रख लिए, उसके बाद फिर जैसे मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, समझिए 96 to 14। सो मतलब 18-20 साल तक तो मैं काफ़ी चीज़ रखूँ, अभी भी 20-22 साल वाले स्टॉक्स हैं। सो 20-25 होता क्या है ना, यदि आपका स्टॉक सक्सेसफुल है, 25 साल के बाद सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो स्टॉक जो है ना आपका जीरो कॉस्ट रहता है। हाँ, हाँ। It is extremely difficult. I'm telling you, despite knowing the power count, it is very difficult to visualize how the world will look 25 years henceforth. And particularly if the franchise is doing well, because by that time franchise will become very, very fat and very strong. You know, and at that point of time, ये जितने कंपनीज हैं, यही कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमा ली। जब इंडिया 4 से 8 ट्रिलियन जाएगा, it has taken 75 years to come to 4 trillion. It will take just 7 years to go to 8 trillion. तो आप सोचिए मतलब एक्शन कितना ज्यादा होने वाला है। तो उस एक्शन में यही जो कंपनी जिनके पास मजबूती है, जिनके पास अच्छा ट्रेंड तो क्लियर है कंट्री का, वो ट्रेंड में जो है ना, दीज बिजनेसेस आर ट्रेंडेड एंड दे विल मिंट मनी, बिकॉज उनके पास शॉप्स होंगे, 1000 दुकान है, 5-10 हज़ार एम्प्लॉइज हैं, नेटवर्थ है 10-20 हज़ार करोड़ का। तो वो जो है उनके पास जैसे क्या मतलब इट्स लाइक अ फ्लाइंग काइट फ्लाइंग। जब जितना बड़ा पतंग उतना जोर से मतलब खिंचाव आएगा ना उसको। तो ये कंपनीज बड़ी हैं, कंट्री ट्रेंडेड है, और ये कंपनी बहुत पैसे कमाएंगी। ओके। एक और जो चीज़ आपने एक रूल में कही थी कि अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ पे आ रहा हूँ, मेरे को ये थोड़ा इंट्रिग कर रहा है, होल्डिंग पीरियड फॉरएवर। आपका अब तक का सबसे लंबा इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है जो आपने अभी तक रखा है? अभी तक रखा है 2003 से अभी तक है, मतलब 20 साल हो गए। ओके। बाकी मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स हैं। लेकिन एक और जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड रेपुटेशन एंड जस्ट 2 minutes टू डिस्ट्रॉय। ऐसे केसेस रहे हैं आपके हिसाब से? आपको जितने कॉर्पोरेट धमाल होता है उसमें सब में यही है, सब कंपनी का। सी ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल थी, और ये कंपनीज जो हैं मतलब बिजनेस ग्रुप्स और कंपनीज मतलब 20-20, 25-25 साल एक पूरा एक जनरेशन लग जाता है उनको वहाँ तक पहुँचने में, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लोकेशन और इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग देमसेल्व्स, कुछ भी, कि उनका रेपुटेशन एकदम मिट्टी पर जाता है। जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत जल्दी एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, उसमें सब प्रॉब्लम होता है। जब आप हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो, मतलब आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप दुनिया के कोई चिंता ही नहीं करते, और फिर उसके बाद जो है उससे रेपुटेशन लॉस हो जाता है। राम जी, ऐसा भी हुआ है कि कई कंपनियों ने काफी सालों तक अपनी इंटेग्रिटी बना के रखी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार अब थोड़ा सा रैट रेस में हम भी शामिल हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं जजमेंट ऑफ एरर हुआ और उसमें उनकी रेपुटेशन खराब हुई। कुछ तो होती हैं जैसे कंपनी जिसको हम कहती हैं कि इनकी मैनेजमेंट तो डाउटफुल है, कुछ अच्छी मैनेजमेंट्स भी होती हैं जो काफी साल तक ठीक रहती हैं, लेकिन फिर कोई कारण आता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाती है। ऐसा रहा है क्या? बाजार बहुत माफ करता है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम ईमानदार कंपनी और एकदम बेईमान कंपनी। आई मीन, एंड मार्केट इज वेरी प्रैक्टिकल, दे अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप यदि ग्रॉस मिस एलोकेशन और ग्रॉस मिसकंडक्ट करोगे आप, तो फिर बाजार को डाउट हो जाता है पूरा का पूरा कि इनका टर्मिनल वैल्यू क्या है। देखिए, आप गलत काम कर रहे हैं तो अभी तो जब तक आप पावर में, जब तक आप कमांड में हैं, तब तक तो आप बहुत बड़ा काम करोगे। लेकिन टर्मिनल वैल्यू क्या है? जो गलत कर रहे हैं उनका टर्मिनल वैल्यू क्या है? 0 है। सो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टर्मिनल वैल्यू। सो जहां से आपका टर्मिनल वैल्यू पे डाउट हो गया कि भाई ये कहानी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, अभी चल रही है पक्की, लेकिन आखिरी में इसका अंत खराब है, तो उसका जिसका अंत खराब है उसका वैल्यूएशन भी खराब रहेगा। ओके। ग्रीड एंड फियर, ये एक जैसे कहते हैं कि एक मार्केट में रोज सुनते हैं ग्रीड एंड फियर, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये बफेट साहब का कोट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जैसे डिजिटल कंपनी में हुआ, अच्छा वो मेरे दिमाग में क्रॉस भी किया, फिर भी हम उसको चढ़ गए। वो आप हर बार लेके आते हैं उस चीज को आप इंटरव्यू में। लेकिन ये हुआ ना यार, इतना मतलब गुरुदेव ने इतना बोला, फिर भी वही गलती की है। सो बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब वो चीज कर सकते हैं हम, पैसा होना चाहिए जेब में। मेरे को शेयर खरीदने में कभी डर नहीं लगता है, कभी डर नहीं लगता है। तो जब सारी दुनिया फेंक दे, मतलब
अंधकार नजर आया कि दुनिया का अंत होने वाला है, ये होने वाला, वो जैसे कोविड आया था, कई लोग तो ऐसा बोले रामदेव ये तो फर्स्ट टाइम इन ह्यूमैनिटी का कोर्स बदल जाएगा ऐसा। मतलब ठीक है यार, मतलब सब बदलेगा, सब हो जाएगा समय ना। बाजार 20% नीचे गिर गया, अभी क्या है। मतलब बाय इनटू पेसिमिज्म, हैव ऑप्टिमिज्म व्हेन द होल मार्केट इज पेसिमिस्ट। उसमें मतलब हमने बात भी किया था उस समय, जनरली वहीं से रिटर्न फैंटास्टिक आता है। आप देखो 12,000 वाला इंडेक्स 7, 7,500, 8,000 वाला, 8,000 वाला भी 20,000, ऐसा जो SIP और जो उस समय किए हैं लोगों ने घर में बैठ गए, वो तो निहाल हो गए। उन्होंने तो जबरदस्त पैसा बनाया। उस समय तो प्राइस गिर रहे थे, वो लो वॉल्यूम पे थे, तो उसका कोई मतलब भी नहीं था शायद। लेकिन वही रिमेंबर ओनली द इंडेक्स। अच्छा, आपको मिलते थे भाव में सबसे। बिल्कुल नहीं। अच्छा रामदेव सर, आपने ये बार-बार आप एग्जांपल देते हैं वो डिजिटल कंपनियों का, लेकिन आई एम श्योर आपने वो उसको अमल में भी किया होगा उस लॉ को कई बार। और आपके हिसाब से आपका बेस्ट फेज क्या रहा एक कोविड को छोड़कर, जब आप ग्रीडी रहे, जब बाकी लोग फेयरफुल थे? एक कोई एग्जांपल याद आता है आपको? अनुज, एक्चुअली क्या है, मेरे पास कभी पैसा होता ही नहीं, आई एम 100% इन्वेस्टेड। तो बाजार ऊपर हो चाहे नीचे हो, आई एम 100% इन्वेस्टेड। तो क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा जो है रनिंग द कंपनी में है। कंपनी मतलब मीटिंग द कस्टमर्स, टेकिंग केयर ऑफ द, सो रिसर्च में ध्यान है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा ध्यान कस्टमर्स की तरफ है, कंपनी की तरफ है। तो उसी कारण से क्या है, आई एम ऑलवेज इन्वेस्टेड 100%। तो एक्चुअली मेरे लगता है कि भाई जैसे 8,000 का इंडेक्स होगा, लेकिन पैसे कहाँ है? अच्छा, हम लिवरेज करते नहीं है, क्या पता 8,000 वाला 6,000 हो जाए, तो फिर हमको बहुत तकलीफ आएगी। बिकॉज प्रायोरिटी इज टू रन द कंपनी रादर देन टू डू काइंड ऑफ अग्रेसिव बेट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो उसी कारण से क्या है कि मतलब यू कैन सी, मतलब उस समय खराब लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा कैश में होना चाहिए करके। तो लेकिन जो कैश में बैठे हैं वो 10 साल में 9 साल कैश में बैठे हैं, और एक साल एक ही बार उसको मौका मिलता है 15-20 हजार। मैं बोला नहीं यार, द बेटर डील इज टू स्टे फुल्ली इन्वेस्टेड। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी 6-8 महीने की, मेरे ख्याल से 12 महीने तक भी तकलीफ नहीं होती। तकलीफ इंडिया में 6-8 महीने होती है। आप देखो फरवरी में तो ऑल टाइम हाई था, फरवरी 20 में ऑल टाइम हाई था, मार्च में ऑल टाइम लो हो गया, और जून जुलाई तक काफी रिकवर हो गया था। सो इट इज लेस देन 1 ईयर काइंड ऑफ अ पेन। अब वो पेन लेना ही पड़ेगा आपको 10 साल में। और वो जो पेशेंस उस समय दिखाते हैं वो खराब समय में, दैट इज द रियल पेशेंस। बिल्कुल। एक और रूल जो आपको काफी अच्छा लगता है, पावर ऑफ गिविंग। ये मतलब फिलैंथ्रोपी के हिसाब से, मतलब आप अगर मार्केट में कुछ कमा रहे हैं तो लोगों के लिए भी नहीं ऐसा उसको, मतलब एक्चुअली पावर ऑफ गिविंग नॉलेज आल्सो, द बिगेस्ट गिविंग इज गिविंग ऑफ नॉलेज। ओके, व्हाट जो आपने सीखा दुनिया को सिखाया। नहीं ये तो क्या है, ठीक है, तो सब बफेट साहब ने सब लिख के दिया है, लेकिन उन्होंने जो सबको बांटा, देखिए आपने, ही वाज सो मच अहेड। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इन 50s वर वेरी डिफरेंट। आई मीन आपको इक्विटी डिविडेंड यील्ड should have been higher than bond yield. That was a kind of a thought of concept of value in 50s and 60s. Then Buffett साहब इनसे मिले, क्या नाम है, चार्ली मंजर से, and then they decided the quality businesses are the franchises to take up, because the return on equity is very high and the companies are not distributing everything, and hence the high quality businesses का valuation should be more. ये जो चालू हुआ, और उनके बारे में जो लिखा उन्होंने फ्रेंचाइज बिजनेस का, उन्होंने कोका कोला खरीदा, अमेरिकन एक्सप्रेस खरीदा, सीज कैंडी खरीदा, सीज कैंडी से उनकी जर्नी चालू हुई, वहाँ से जो चालू हुई, फिर इंश्योरेंस खरीदा गाय को। सो ये सबसे जो मतलब अच्छा, उसके बाद वो लिखते गए वो, और उससे क्या, हमारे जैसे महात्मा जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हम लोग जो गरीब लोग बैठे हुए थे, उनको सब हम लोग सब सीख गए। सोचिए आप, इतना दूर बैठ के कितने लोग क्या क्या नहीं कर पाए। सो ये जो गिविंग है, गिविंग ऑफ नॉलेज, दैट इज द बिगेस्ट गिविंग। अपार्ट फ्रॉम he has donated, I think, and 99% of his wealth while he is living. So I think he would have been about $250 billion worth, richest in the world, if you count all the shares he was holding of Berkshire. Today it is, I think, 115 or 120, because he has given away a lot of shares to Melinda Gates and other charities. If you count all the shares, it would be about $250 billion. So I think, and he has given जो है वो भी to various charities at a in different phase manners, and I think he has given $2 billion each to all the 3 kids. But basically, he has given everything while he is alive. He is actually a follower of Chuck Finney, the billionaire who wasn't. I mean, who actually gave away everything before he died. So Bill Gates and ये दोनों भाई जो हैं, ये दोनों they want to give everything while they are alive. बहुत शानदार थॉट प्रोसेस। तो नॉलेज को शेयर करना और साथ साथ अपनी वेल्थ शेयर करना, और क्या लोग कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रामदेव सर, कोई एक और इंस्टेंस जो आपको याद आ रहा है जहाँ पर आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया
तो आपको रिग्रेट हुई, या कोई रूल आपने फॉलो किया तो वो आपको बहुत अच्छा लगा बाद में कि देखिए मैंने फॉलो किया एकदम? ये था टेक्नोलॉजी का। आई मीन रियली 1999 2000 में सी पीपल टोल्ड हिम कि भाई आप बफेट साहब 99 में एक साल पहले बिफोर कोलैप्स, तो उनको बोला कि बफेट साहब यू मस्ट अपोलोजाइज। अच्छा, वॉल स्ट्रीट ने लिखा था उस दिन, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर नॉट इन्वेस्टिंग पीपल्स मनी इन टेक्नोलॉजी कंपनीज। हाँ, इतना मतलब खराब था। नेक्स्ट ईयर तब तक सब पूरा कोलैप्स हो गया था, सो ही गॉट स्टैंडिंग ओवेशन द मोमेंट द एजीएम स्टार्टेड विदाउट टेलिंग एनीथिंग फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी। So, standing by your conviction, when you're convinced that something is grossly overpriced, what is going on is a hype, it is वही वो जो हाइप साइकिल में जो हम फंसे डिजिटल में, वही बता रहा हूँ मैं। तो वो हाइप साइकिल दे कुड राइड, सो वो बहुत जरूरी है। ओके, एक आखिरी सवाल। अब ये तो आपने जिस्ट बता दी, किसी को अगर और पढ़ने हैं वॉरेन बफेट के बारे में और कुछ रूल्स पढ़ने हैं तो सबसे अच्छा क्या तरीका होगा? सी लंबा रास्ता है, आप सब पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ो एक के बाद एक। ओके, और कंपेंडियम मिलता है आजकल $25 या कुछ में मिलता है, उनका पूरा सब कंबाइंड में मिलता है। दूसरा ये है कि आप स्नोबॉल पढ़ लें, आप बायोग्राफी। सो वो एक बहुत बढ़िया, आई थिंक स्नोबॉल इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोनोलॉजिकली एंड बराबर बहुत अच्छा एडिटेड है, एंड इट्स अ बायोग्राफी बाय बफेट विद हिज कंसेंट, द बायोग्राफी इज रिटन। सो वो बहुत अच्छा है। बाकी तो और बहुत सारे पुस्तकें हैं, ब्लॉग्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं। अब तो मतलब जो उनके एजीएम की स्पीचेस हैं, सीएनबीसी के इंटरव्यूज हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। रामदेव सर, आधा घंटा इतनी जल्दी निकल गया, पता भी नहीं चला। आपके साथ इतना हमने डिस्कशन किया और आप आज हमारे साथ जुड़े और इतनी शानदार बात आपने की। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।